हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर और आज हम पढ़ेंगे द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज के बारे में। पेपर 2, पेपर का नाम है अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इसका यूनिट नंबर 3 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ओके, एमए इंग्लिश सेमेस्टर 1, ये तो आपको पता ही है। इसी के ऊपर जो ये पेपर है अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर कुछ और वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, तो ये जो इससे जुड़ा जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए उसमें आपने बस यही चीजें लिखनी है जो आज मैं आपको बताऊंगा। इस पीडीएफ में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आप एज इट इज लिख देना पेपर में, चाहे हेरेसी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहली बात तो ये हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज लिखा किसने है? क्लेंट ब्रुक्स। क्लेंट ब्रुक्स इनका नाम है। ओके, रहने वाले कहाँ के थे? यूएसए के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। जन्म कब हुआ? 1906। पहले ना आप एक टाइटल बना के ऐसे अबाउट द ऑथर लिख के उसमें ये सारी चीजें लिखना जब आंसर लिखोगे। इनकी बुक है द वेल रोट अर्न, ठीक है, द वेल रोट अर्न, WELL WROUGHT अर्न। ये बुक पब्लिश हुई थी 1949 में, ठीक है। एक पूरी बुक है, बुक का नाम है वेल रोट अर्न। और इस बुक में एक चैप्टर कह लो, इस बुक में बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे चैप्टर होंगे, उनमें से एक चैप्टर या ऐसे का नाम है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ओके, तो पहली चीज का ध्यान रखना है, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कोई अलग बुक नहीं है। बुक का नाम है द वेल रोट अर्न, 1949 में पब्लिश हुई। इसमें एक चैप्टर है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, आपको पता चल गया। ये अभी लिखने वाली सबसे जरूरी चीज है। ये बुक, ये ऐसे किस लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ा है? न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट से, ठीक है। ये चीज जरूरी है, ये जरूर लिख देना, मेंशन कर देना। दूसरी चीज, ये किस अप्रोच से जुड़ा है? तो फॉर्मलिस्ट अप्रोच से जुड़ा है। तो मूवमेंट कौन सी? न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट। और अप्रोच पूछा जाएगा तो फॉर्मलिस्ट अप्रोच। अगर फॉर्मलिस्ट अप्रोच का कोई क्वेश्चन आ जाए, न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर कुछ ना भी आता हो तो ये सारी चीजें लिख देना जो आज हम डिस्कस करेंगे। हेरेसी वर्ड का मीनिंग क्या है? हेरेसी वर्ड का मीनिंग क्या है? तो हेरेसी का मतलब है एन अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म पोएटिक मीनिंग टू अ प्रोस। ओके, या उसे कहो कि पैराफ्रेज करना। हेरेसी शब्द का मतलब है जब आप एक पोइट्री को, जब आप एक पोएम को, जब आप एक कविता को पैराफ्रेज करते हो, उसके मीनिंग को, प्रोज यानी कि आप कह लो एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है। आपको मैंने कोई कविता पढ़ के बताई, आप बाद में उसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये कविता इस चीज के बारे में थी, ये पोएम इस चीज के बारे में थी, यानी कि अपने वर्ड्स में। पैराफ्रेज का मतलब होता है अपने खुद के वर्ड्स में लिखना। हेरेसी का मतलब होता है वो अटेम्प्ट, वो कोशिश, जब आप पोइट्री को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हो। बचपन में आपने देखा होगा ना, स्कूल कॉलेजेस में हमें कहा जाता था कि ये पोएम है, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताओ, तो वो वाली बात हो रही है ये। नेक्स्ट, अभी ये कोटेशन क्लेंट ब्रुक्स का ही है, ये मैं आपको बता देता हूं। वो लिखते हैं अ ट्रू पोएम इज सिम्युलैक्रम, ठीक है। अ ट्रू पोएम इज सिम्युलैक्रम। सिम्युलैक्रम का मतलब क्या होता है? एक दिखावा, ढोंग ऑफ रियलिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक ना जो पोएम होती है, सच्ची पोएम होती है, वो सिम्युलैक्रम है रियलिटी का। यानी कि जो सच्चाई है ना, रियलिटी है, वास्तविकता है, उसका एक दिखावा होता है पोइट्री। पोइट्री कोई वास्तविकता नहीं होती, पोइट्री कोई रियलिटी नहीं है। जैसे बातें होती है ना, आपने सुना होगा पोइट्री में, शायरी में, कि तुम्हारी आंखें झील जैसी गहरी है। तो ये कोई रियलिटी नहीं है कि तुम्हारी आंखें इतनी गहरी है कि अगर मैं उसमें हाथ डाल दूंगा तो बहुत नीचे तक चला जाएगा। ये कुछ ऐसी कोई बातें, मतलब रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ रियलिटी का दिखावा होता है, बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई जाती है। एन एक्सपीरियंस, पोइट्री क्या है? एक एक्सपीरियंस है, रेदर देन एनी मेयर स्टेटमेंट अबाउट एक्सपीरियंस और एनी मेयर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये मान के चलोगे ना कि जो पोइट्री है वो रियलिटी है या आपका कोई रियल एक्सपीरियंस है, तो आप गलत हो। वो कह रहे हैं कि पोइट्री हमेशा क्या होता है? एग्जैजरेशन होता है। मतलब जो भी रियलिटी होती है ना, उसे बढ़ा चढ़ा के,
बस एक मन में कुछ आप कह लो कि तस्वीर बना के उसे पेश किया जाता है। पोइट्री कोई रियलिटी नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि फुल मीनिंग ऑफ अ पोएम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। मैंने आपको क्या बताया पोइट्री क्या है? पोइट्री अपने आप में एक आप कह लो अलग दुनिया है। वो दुनिया सच है झूठ है हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं कि पोइट्री का कभी भी आप ट्रू मीनिंग ना ट्रांसफर या ट्रांसलेट नहीं कर सकते किसी और फॉर्म में। किसी और फॉर्म का मतलब क्या? पोइट्री एक तरीके का फॉर्म है ना, पोइट्री एक फॉर्म है जिसमें दो दो चार चार वर्ड्स लिख के राइम करके पोइट्री लिखी जाती, गाने लिखे जाते, है ना कि नहीं, ये चीज होती है। अगर आप वो कह रहे हैं कि इसे दूसरे फॉर्म में आप लिख दोगे, आपने सुना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, मतलब इस तरीके का अगर आपने पूरी पोइट्री सुन के बाद में उसे प्रोज में पैराफ्रेज करके पैराग्राफ बना के लिख दिया, यानी कि दूसरे फॉर्म में लिख दिया, वो कह रहा है ये कभी नहीं हो सकता। उसका जो ट्रू मीनिंग है वो खो जाएगा अगर ऐसा करोगे। सच एज प्रोज और प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट्स बिकॉज द मीनिंग ऑफ द पोएम इज पार्टली कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोएम इटसेल्फ। देखो ये जो येलो वाला है ना, इसे जरूर लिख लेना। क्यों नहीं कर सकते? फॉर्म ऑफ द पोएम पार्टली कंटेन इन द फॉर्म ऑफ द पोएम इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि जो पोएट्री का मीनिंग होता है ना, वो पोएट्री के फॉर्म में ही होता है। जब आपने उसे वर्ड्स में दूसरी तरह पैराफ्रेज करके लिख दिया ना, तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप उसे पैराफ्रेज करके लिखोगे ना, आप उसका क्रक्स देखोगे, मीनिंग देखोगे, सेंट्रल आइडिया समझने की कोशिश आप करोगे। कहोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम हिंदुस्तान हमारा है ना, हम बुलबुलें हैं इसकी। तो आप जब लिखोगे ना इसे पैराफ्रेज करके, तो आप लिखोगे कि हम बुलबुलें हैं इसकी का मतलब है कि कि हमारा देश एक बाग की तरह है और हम ना उसके पक्षी है जो बहुत खूबसूरत है। कि ना जो पोएट है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम इंसान पक्षी हैं, हमारा देश एक बाग है। वो कह रहे हैं कि जब आप ये सारी चीजें बोल दोगे कि बाग है, पक्षी है, हम है, वो कह रहे हैं जो बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, वो कह रहे हैं ये बात की जो ना ब्यूटी है वो खत्म ही हो जाएगी, खत्म होगी, आप देख ही लो। ठीक है, ये चीज है। वो कह रहे हैं पोएम उसी फॉर्म में उसी स्ट्रक्चर में पोएम होती है। जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो फॉर्म टूट गया, स्ट्रक्चर टूट गया, राइमिंग टूट गई, तो पोएम टूट गई। अभी हेरेसी और पैराफ्रेज का मेन फोकस किसके ऊपर है? पोइटिक लैंग्वेज पोइट्री कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो जो पूरा ये हेरेसी और पैराफ्रेज है ना, इसका मेन फोकस क्या है कि पोइटिक लैंग्वेज क्या है, पोइट्री में कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है, ये सारी चीजें। और दूसरा मेन फोकस है कि पोइट्री को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, उसे पैराफ्रेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताऊंगा। वाई कैन नॉट पैराफ्रेज? वो कह रहे हैं कि अभी पैराफ्रेज क्यों नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं पहली बात तो ये, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ पोइट्री आर इनसेपरेबल, यानी कि अलग नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म है ना और कंटेंट है पोइट्री का, इनसेपरेबल है। इसका मतलब क्या कि पोइट्री में जो कंटेंट है, जो बातें कही गई हैं और जो बातें कहने का तरीका है, मेथड है, वर्ड्स यूज किए गए पोइट्री में, वो कह रहे हैं कि अगर आपने वो मेथड चेंज कर दिया ना, है ना, और तो उसका कंटेंट चला जाएगा। तो जो उसकी रियलिटी में जो वो इंसान कहना चाहता था वो चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर आपने उसे दूसरे फॉर्म में डाल दिया, जैसे मैंने आपको बताया पैराग्राफ में लिख दिया, तो उसका फॉर्म चला गया, मेथड चला गया, वो है ना। तो वो मेथड चला गया तो वो उसका जो रियल कंटेंट था, जो बात वो कहना चाहता था, वो खत्म ही हो जाएगी। इफ यू ट्रांसलेट इट इट लूजेज इट्स फॉर्म। आपने ट्रांसलेट कर दिया तो फॉर्म खत्म हो गया। क्योंकि देखो वो कैसे होते, पोएट्री कैसे होते, ऐसे तीन चार वर्ड होते हैं, तीन चार वर्ड इस तरीके से। ये तो नहीं होता कि पूरी लाइन में लिखी जाती है आगे तक, आगे तक तो नहीं लिखते ना। जैसे ये यहाँ पे पैराग्राफ पूरे उस पेज पे लिखा है, पोएट्री तो तीन तीन वर्ड होते हैं, चार चार वर्ड होते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये चीज उसकी खराब कर दी, है ना, फॉर्म तोड़ दिया, तीन तीन चार चार वर्ड से उसे हटा के पैराग्राफ में लिख दिया, तो वो अपना फिर कंटेंट ही लूज कर जाता है। एंड विदाउट फॉर्म, अगर आपने फॉर्म खत्म कर दिया, देयर कुड नॉट बी सेम कंटेंट, सेम अभी कंटेंट सेम नहीं रहेगा। हम बुलबुले हैं इसकी, मतलब कि हम एक बहुत अच्छे पक्षी हैं, हम इंसान पक्षियों की तरह उड़ते हैं। वो फॉर्म टूट गया ना, तो कंटेंट टूट गया। फॉर्म टूट गया, कंटेंट टूट गया, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटी ऑफ पोएम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द पोइट्री, नॉट इन द मीनिंग। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, ये लिखने वाली बात है, इसे जरूर लिखना। वो कह रहे हैं कि पॉइंट्स बनाते रहना। अगर आप उसे पैराफ्रेज करोगे क्या हो जाएगा? फॉर्म टूट जाएगा। फॉर्म टूट गया तो क्या हो जाएगा? कंटेंट मिस हो जाएगा, कंटेंट खत्म हो गया। अगर कंटेंट और फॉर्म दोनों टूट गए तो जो ब्यूटी ऑफ पोएम है वो खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि
पोइट्री की जो ब्यूटी है ना उसे समझने में नहीं है या उसके मीनिंग में नहीं है, वो उसके मेथड में है, उसके फॉर्म में है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर आपको बहुत सारे गाने अच्छे लगते होंगे, बहुत सारे सॉन्ग्स आप लोग सुनते होंगे कि नहीं? अगर आप सोचो कि जो सॉन्ग आपको बहुत पसंद है, अगर उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको पैराग्राफ में बताऊं, आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे कि मजा ही नहीं आया। तो मजा किस चीज में है? उसके फॉर्म। पोइट्री इज लाइक अ म्यूजिक, राइम। वो कह रहे हैं पोइट्री एक म्यूजिक की तरह है, क्योंकि उसमें राइम होते, रिदम होती है। राइम होते, रिदम होती है। अगर उसका म्यूजिक और रिदम आपने तोड़ दी, टूट जाएगी ना म्यूजिक और रिदम, जब आपने उसे पूरे लाइन में लिख दिया तो खत्म। मेटाफर, इमोशंस एंड आयरनी। वो कह रहे हैं कि इसमें बड़ी सारी चीजें होती हैं, इमोशंस होते हैं, मेटाफर होते हैं। सो ये सारी चीजें पे खत्म हो जाते, इमोशन खत्म हो जाते, आयरनी, आयरनी क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, मेटाफर खत्म हो जाता है ना। तो मेटाफर देखो ऐसे होता है कि जैसे मैं आपको ना अभी, आप लोग अगर हिंदी वाले हो तो आप मेरे ख्याल से नहीं समझ पाएंगे, पंजाबी वाले हो तो ये चीज समझ जाएंगे। एक कहावत है कि ओ दिन डुब्बा जिदन घोड़ी चढ़े कुब्बा। अब आप इस चीज को ना जितना मर्जी ट्रांसलेट कर लो, जितना मर्जी ट्रांसफॉर्म कर लो, लेकिन ये लाइन में जो आप कह लो ब्यूटी है, जो मीनिंग है, वो आपको मिलेगा ही नहीं और कहीं। तो ये सारी चीजें हैं। मेटाफर क्या है? एक मेथड है, एक मीन्स है पोइट्री का। ठीक है, मेटाफर का मतलब क्या है? मेटाफर वो मेथड है, मेटाफर वो मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है साधन पोइट्री का। जब पोइट्री लिखते हो सारी बातें खुली खुली थोड़ी लिखते हो कि आज मैं, मान लो पोइट्री आपको लिखने, आप ये थोड़ी कहोगे कि आज मैं नदी किनारे गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे थोड़ी ना लिखो खोल खोल के चीजें। आप लिखोगे कि किसी और तरीके से कि नदी की गहराई ने मुझे खींच लिया, आप ऐसे लिखोगे कि नहीं? तो मेटाफर या ये क्या है? वो मेथड है जिसे पोइट्री लिखते हैं। इफ वन ट्रांसफॉर्म्स इनटू वर्ड्स, आपने अगर उस चीज को वर्ड्स में पूरा ट्रांसलेट कर दिया, खोल के लिख दिया, तो इसका मीनिंग ही खत्म हो गया फिर पोइट्री का। ठीक है, ये बात है। इट इज नॉट लाइक मैथ्स 1+1, है ना? मैथ्स में क्या होता है, चीजें 1+1 होती है, लेकिन पोइट्री में आपने देखा होगा कि चीजें बढ़ा चढ़ा के कही जाती है, जैसे मैंने आपको वो झील वाली आंखों का एग्जांपल दिया था ऐसे। पोइट्री कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड टू अंडरस्टैंड, पोइट्री कैन बी ट्रांसलेटेड टू अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं कि हेरेसी ये भी, सॉरी, ब्रूक्स ये भी नहीं कह रहे कि पोइट्री ट्रांसलेट की नहीं जा सकती। नहीं की, क्यों नहीं जा सकती? आपने और मुझे अगर समझ नहीं है तो क्लास में हमारे टीचर्स हमें करते थे ना, ट्रांसलेट करके बताया करते थे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ना अगर उसके उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो ट्रांसलेट वर्ड्स में, है ना? लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपको पोइट्री का रियल मीनिंग जानना है, रियल सेंस उसकी समझनी है, तो फिर आप पोइट्री ही पढ़ो, उसे खुद से कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करो। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। देखो, आपको छोटा सा एक मेरा काम करना है, बाकी सारे काम आपके मैं करता चला जाऊंगा। वो ये है कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना कि ऐसा करके एक चैनल है कमलवीर सिंह नाम से, और आप उसे शेयर करो। उसमें जाके इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस देख सकते हो, और जो भी टॉपिक आप कहोगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता चला जाऊंगा, और बना भी रहा हूँ। ठीक है, आपको ये प्लीज मेरे लिए करना है। पीछे एक वर्ड आया था कि पोइट्री को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक आयरनी है। आयरनी क्या? आयरनी मतलब एक पैराडॉक्स कह लो आप, कि इस तरीके से चीजें इज क्रिएटेड बाय द गैप बिटवीन व्हाट वन सेज एंड व्हाट ही और शी इंटेंड टू से। वो कह रहे हैं ना कि पोइट्री में ना एक आयरनी होती है। आयरनी होती है कैसे, मैं आपको बताता हूं। सटायर शब्द आपने सुना होगा। तो पोइट्री में ना आप कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ है। ठीक है, कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आप किसी को कोई बात पोइट्री में कह देते हो, नहीं, आप घुमा फिरा के कुछ और कहते हैं। वो कह रहे हैं कि गैप होता है कि आपके मन में क्या है, आप चाहते क्या है, और आप शब्द क्या यूज करते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, इसके बीच में गैप है, ये आयरनी है। अगर आपने इसे ट्रांसलेट कर दिया तो फिर ये गैप ही खत्म हो गया। मान लो मैं आपको बताता हूँ। देखो, राहत इंदौरी की ना एक एक लाइन याद आ रही है, मैं बताता हूँ। राहत इंदौरी कहते हैं कि सरहदों पे बहुत तनाव है, सरहदों पे बहुत तनाव है, लगता है कहीं चुनाव आने वाले हैं। समझ रहे हो ना? बस एक लाइन में, सरहदों पे बहुत तनाव है, लगता है कहीं पे चुनाव आने वाले हैं। ये एक लाइन है। समझ रहे हो ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, और उन्होंने कहा क्या। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसे ट्रांसलेट करने बैठोगे
कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो जानबूझ के क्या करती है, बॉर्डर पे दूसरे देश के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। ये हमें बताते हैं कि लड़ाई की जरूरत है। वो ऐसा करती है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। देखो अभी मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई, लेकिन वो जो छोटी सी बात थी जिसमें क्या कहना चाह रहे थे वो और उन्होंने कैसे कहा, वो खत्म हो गया ना गैप। ये चीज Brooks says that irony is the chief organizing principle that creates structure of a poem. वो कह रहे हैं ये irony ही है, ये गैप ही है कि आपको कहना क्या है, वर्ड क्या यूज करते हो आप, इसी से पोएम बनती है। ब्रूक्स लिखते हैं कि इवन द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम इज मॉडिफाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट, और जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्ड्स यूज करते चले जाते हैं। ब्रूक्स कहते हैं कि दो तरीके की आयरनी होती है, वर्बल एंड ड्रामेटिक। ठीक है, वर्बल आयरनी अपीयर्स इन द वर्ड्स, जब आपने वर्ड्स कुछ और सोचे बोले कुछ और। ओके, वो कह रहे हैं यहां पे देखो एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हो सकता है कि आप और मैं रिलेट ना कर पाए क्योंकि हम इंडियन है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं इफ वी से योर स्किन इज वाइट फॉर ब्लैक पीपल इट क्रिएट्स वर्बल आयरनी। इसका मतलब क्या है, वो आप यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता, मान लो कोई गरीब इंसान है ना, कोई गरीब इंसान है बहुत, हम जो वो मांगने वाला है, मांगता है, बैगर है, हम कहते हो कि यार तुम गरीब नहीं, तुम मन के बहुत अमीर हो। नहीं, तुम गरीब नहीं, तुम्हारे जैसा अमीर, तुम्हारे जैसा अमीर कोई नहीं। मतलब अभी आप समझे कि आयरनी, हमने उसे क्या कहा कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो मन के, कि मतलब हमने ये कहने की कोशिश की कि फिर क्या हो गया कि पैसे नहीं है लेकिन तुम खुश तो हो, ये कहने की कोशिश की ना, तो कि आयरनी थी। यानी कि कहना कुछ चाहते हैं, कहा कुछ, वर्ड्स कुछ और यूज किए। वो कह रहे हैं ये है वर्बल आयरनी। ठीक है, वर्बल आयरनी, इसे आपने याद रखना है ना। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कि कोई इंसान दिल से बहुत अच्छा है, मन से बहुत अच्छा है, मतलब वो चीज आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना है। ऐसे ही कोई जो ब्लैक पर्सन है ना, यूएसए में तो हम कहेंगे कि तुम्हारी स्किन वाइट है ना, मतलब उस तरीके से आयरनी कि तुम मन के गरीब नहीं हो, वो वाली बात। ब्रूक्स ब्रूक्स थिंक्स दैट अ पोएम इज नॉट अ साइंटिफिक प्रोपोर्शन। यहाँ चीज रखना, याद रखना ये चीज, वो कह रहे कि कोई ये साइंटिफिक चीज नहीं है कि इसमें जो चीजें कही एज इट इज सही होंगी, रैशनल है। नहीं, पोइट्री में कुछ भी कहा जाता है, अगर लेकिन आप उसे एक्सप्लेन करने बैठोगे तो आप फिर साइंटिफिक वे यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इफ अ स्ट्रक्चर ऑफ gesture and attitudes, it is wrapped in emotions and it has its own poetic universe constituting its romantic structure। वो कह रहे हैं कि पोइट्री का ना अपना खुद का एक यूनिवर्स है, खुद का एक यूनिवर्स है, जो उसके मीनिंग में नहीं, वो उसके फॉर्म में ही होता है। Therefore, poem's meaning is revealed just like dramatic effect, not like logical abstraction। इसका मीनिंग वो कह रहे हैं कि ड्रामेटिक इफेक्ट ही होता है। आपने कोई पोएम सुनी, बैठे बैठे मोटिवेट हो गए, काम करना शुरू कर दिया, ड्रामेटिक इफेक्ट। अगर लेकिन आप उसे लॉजिकली कभी एक्सप्लेन करना शुरू करो तो फिर कुछ नहीं बचता। तो यही बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कई सारी लिखने के लिए लाइनें, कई सारा मैटर, नोट्स मिल गए हैं। यही चीजें आप एज इट इज, हेरेसी वाला कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें लिख देना। यूनिट जो 2 है ये, सॉरी यूनिट ये 3rd है ना, यूनिट 3rd में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक जरूर हेरेसी वाला ही आएगा क्योंकि 2 ही चैप्टर है। तो हेरेसी से जुड़ा कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको, बस ये सारी चीजें लिख देनी है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छे से सारे बच्चे पेपर लिखना और फिर मुझे बताना पेपर के बाद भी कि कैसा आपका पेपर हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।